नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता को समर्पित यूट्यूब चैनल सेफ व्हील्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हम एमबी एक्ट 1988 के मूल प्रावधानों के बारे में आपसे परिचय करा रहे हैं। अध्याय दर अध्याय हमने ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के परमिट तक की सारी बातें आपको बताई हैं। अब हम जिस अध्याय 13 में बात कर रहे हैं ये है उल्लंघन और दंड का अध्याय, कि जब आप पीछे दिए गए नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसमें आपको दंड क्या मिलेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इस क्रम में अभी तक हम धारा 189 तक की बातें आपसे बता चुके हैं कि रेसिंग और इल्लीगल टेस्ट ड्राइव स्पीड ट्रायल्स की क्या दंड मिलते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। धारा 190 कहती है कि असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना, यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ किसके लिए? सीधी सी बात है, फॉर रोड सेफ्टी, फॉर पब्लिक सेफ्टी, फॉर इन्वायरमेंट। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटते समय इन्होंने कहा कि यदि गाड़ी में कोई डिफेक्ट हो और आपको पता हो, उसके बाद भी आप गाड़ी चलाते हो, तो 190A के तहत यह अपराध की श्रेणी में आएगा और इस पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का चालान और फाइन लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। अब इसमें 3 कंडीशन आई। पहली कंडीशन आई कि गाड़ी में कोई डिफेक्ट होना चाहिए। डिफेक्ट क्या होता है? जैसे ब्रेक फेल है, क्लच प्लेट जल गई है, या गाड़ी का बोनट टूट गया है, भड़बड़ भड़बड़ कर रहा है, गेट के फाटक का लॉक टूट गया है, रस्सी से आपने बांध रखा है, जो रनिंग बोर्ड है वो टूट के लटक गया है, जमीन पे चिंगारियाँ फेंकता हुआ वो चल रहा है, आपके ईंधन टंकी में लीक है, वो उसमें टपक रहा है तेल, ये डिफेक्ट कहलाते हैं। तो गाड़ी में डिफेक्ट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आपको पता होना चाहिए हाँ ये कमी है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यह गाड़ी यदि गैरेज को जा रही है, टो चेन करके जा रही है, या आप स्वयं निकटतम गैरेज को ले जा रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सवारी ढोने में, अपने पूरे परिवार को बैठा लिए हैं, आप मंदिर दर्शन करने चले जा रहे हैं और डिफेक्ट मौजूद है, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। और अगर कहीं इससे एक्सीडेंट हो गया, पहले तो आप पकड़े गए, इतने पे ही आप पे फाइन लग गया 5000 रुपये तक का, लेकिन यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट की सजा अपनी जगह, 3 महीने की सजा, 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों। और ये दोबारा भी पकड़े गए तो ये सजा 6 महीने की हो जाएगी और इस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो जाएगा। ये है डिफेक्टेड गाड़ी चलाने के रिजल्ट। डिफेक्टेड गाड़ी को हम थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दें। हॉर्न खराब हो, हेडलैम्प खराब हो, गाड़ी की बॉडी में डिसअलाइनमेंट हो, गाड़ी से तिरछे तिरछे लोग चलाते हैं, आप देखें गाड़ी की टेल कहीं जा रही, हेड कहीं जा रहा, पहिए कहीं जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो, स्टीयरिंग खराब हो, साइलेंसर टूटकर लटक गया हो, या साइलेंसर गिर ही गया हो, तड़तड़ तड़तड़ की आवाज़ चल रही हो, फुट रेस्ट टूट गया हो, बॉडी से कोई लोहे का टुकड़ा जैसे चद्दर की बेल्डिंग होती है वो टूट के निकल गई, पता लगा बगल वाले को कट मारती हुई चली गई, तो ऐसी अनसेफ कंडीशन की गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है और वो धारा 190 के भाग 1 की तरफ दंडनीय अपराध है। धारा 190 का पार्ट 2 कहता है कि यदि गाड़ी में कोई ऐसी खराबी हो जो पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए खराब हो, वह खतरा पैदा करता हो, तो वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसको मैं एकदम खुलासा बता दूं, यह धारा प्रदूषण की धारा है। यदि गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण कौन कौन से? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। यदि गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है और वो प्रदूषण अनियंत्रित है, तो आपकी गाड़ी का चालान 190(2) के तहत किया जा सकता है और प्रथम अपराध के लिए 3 महीने तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और यदि 3 माह के भीतर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आपको निर्हरित कर दिया जाएगा।
साथ ही साथ यदि आपने दोबारा यह गलती की तो कारावास की सज़ा 6 महीने की हो जाएगी और जुर्माना 10,000 रुपये तक का, या दोनों होगा। अब ये प्रदूषण के मामले में आपके साथ बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। नई गाड़ी जो BS6 की मॉडल की है, जब नई निकलती है तो 1 साल तक के लिए उसको PUC नहीं चाहिए। PUC क्या होता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUC। ये प्रदूषण जांच केंद्रों पर मिलता है, ये ऑनलाइन होता है और ये आपकी RC से जुड़ा रहता है। जब इसको आप M परिवहन ऐप में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी आपकी PUC। तो नई गाड़ी पे 1 साल के लिए छूट है। 1 साल के बाद आपको यदि गाड़ी BS6 है तो 1 साल बाद लेना पड़ेगा। यदि BS4 या BS3 की गाड़ियां हैं तो उनको हर 6 महीने पर आपको लेनी पड़ेगी। और ये सामान्य नियम है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में आपकी ड्राइविंग की खराबी की वजह से ऐसी खराबी पैदा हो गई कि गाड़ी से मार प्रदूषण निकल रहा है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी सीज भी कर दी जाए, या हर 3 महीने पे आपको चेक कराना चाहिए आपकी गाड़ी। क्योंकि यह प्रदूषण न केवल सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है, अपितु यह पूरे के पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। पूरा विश्व इस पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहा है। खासतौर पे जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, वाहन जनित प्रदूषण है, इसकी भूमिका सर्वाधिक है। तो 190(2) के तहत यदि प्रदूषण अनियंत्रित है आपकी गाड़ी से और आपकी गाड़ी से प्रदूषण फैल रहा है तो इससे आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। अब इसमें जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सड़क सुरक्षा, ये 3 के लिए खतरनाक स्थिति बनती है इसमें। इसके लिए और भी कानून है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। ये तो MB एक्ट में चालान हो गया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण एक्ट 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1984 और ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियम 2000। ये इतने कानून हैं जो ध्वनि प्रदूषण को संचालित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो प्रदूषण की धारा इतनी महत्वपूर्ण हो जो 190 की उपधारा 2 के तहत आपको पनिश करती है यदि आप प्रदूषण मानकों का पूरा नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं धारा 190(3) की तरफ। 190(3) कहती है कि जो कोई आदमी पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसे मालवाहक चलवाएगा, चलाने देगा जिसमें लदा हुआ जो माल है वो मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय है। अब ये खतरनाक और परिसंकटमय की परिभाषा बड़ी व्यापक है। बहुत छोटी सी बता दें आपसे कि पब्लिक प्लेस पे जो खुले ट्रकों में, डंफरों में, ट्रैक्टरों पे बालू, मोरंग, कूड़ा, नगर निगम की गाड़ियों का कूड़ा ये लेके जब ढोया जाता है, इसके लिए नियम है कि उसको कवर किया जाए, उसको खूब अच्छी, ताकि ये उड़ के लोगों की आंख में न पड़ के एक्सीडेंट न कर दे। ये हो गया परिसंकट में। जरूरी नहीं कि उसमें एसिटिक एसिड जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ ही जाएंगे तभी परिसंकट में होगा। परिसंकट में ये भी है नगर निगम के पन्नी उड़ के गई, गाड़ी के ड्राइवर के हेलमेट पे चिपक गई और वो लड़के एक्सीडेंट कर गया, ये भी परिसंकट में है। तो इस तरह से कोई भी गाड़ी जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है या परिसंकटमय है, वह गाड़ी 190 की उपधारा 3 के तहत नहीं चलाई जा सकती है। जैसे इसमें मान लीजिए कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें रसायन का परिवहन होता है और उसमें डिफेक्ट हो। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी गैस के टैंकर पलट जाते हैं तो पूरी की पूरी आबादी आसपास खतरे में आ जाती है। तो ऐसी गाड़ियां जिसमें डिफेक्ट हो और वो उसमें एसिड, गैस, एक्सप्लोसिव कुछ भी ले जा रही हों, और अगर उसको जानते हुए भी ऐसी गाड़ियों को कोई चला रहा है, चलवा रहा है, चलाने दे रहा है मतलब कंसाइनिंग हो जाता है, तो तीनों पे जुर्माना होगा। और जुर्माना क्या होगा कि प्रथम अपराध के लिए 10,000 रुपये और 3 महीने का कारावास, साथ ही साथ 3 महीने उसको DL नहीं दिया जाएगा। 3 महीने गाड़ी वो नहीं चला सकता है। लेकिन अगर दोबारा अपराध करता है आदमी तो 20,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष तक का कारावास या दोनों दंडित किया जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कि धारा 190 कितनी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 190 रोड सेफ्टी को पूरी तरह से समर्पित है और इसमें आपको उपेक्षा केवल आपकी दिखाई पड़ती है, आप इग्नोर कर रहे हैं।
आपकी गाड़ी में कमी है, आपकी गाड़ी से प्रदूषण फैल रहा है, आपकी गाड़ी में ऐसा कोई डेंजरस सामान लदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के जीवन की कीमत नहीं कर रहे हैं, दूसरे के जीवन का आप खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में धारा 190 की उपधारा 1, 2, 3 आपको दंड देती है, कारावास तक की सजा देती है, आपके डीएल को चलाने से गाड़ी को बैन करती है। तो यह धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं सभी पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि सड़कों पर इसको गंभीरता से लागू करें। देखते होंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑटो हैं, विक्रम हैं, टैक्सियां हैं, उनके कहीं चद्दर फटी रहती, कहीं कुछ फटा रहता है, गाड़ी के अंदर सीट में कीले निकली रहती हैं, सवारियों के कपड़े फटते रहते हैं, पैसेंजर्स के कपड़े फटते रहते हैं। या आपने देखा होगा कि गाड़ियों में चारों तरफ आजकल लोहे के गार्ड लगवा दे रहे हैं। सब बम्पर पे तो रोक लग गई थी, लेकिन गार्ड लगवा दे रहे हैं। वो गाड़ियां क्या करती हैं, उनकी तो बॉडी बच जाती है, लेकिन अन्य लोगों को, साइकिल वाले को, पैर में जो पैदल चल रहा है उसको, या जो गाड़ियां बगल में चल रही उस पर स्क्रैच पड़ जा रहा है, तो ये गाड़ियां बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। धारा 190 को बड़ी गंभीरता से लागू करिए। आगे बढ़ते हैं धारा 192 की तरफ। धारा 192 एक छोटी धारा है जो धारा 39 का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान करती है। ये कहती है कि कोई भी गाड़ी अगर बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही है तो ये दंडनीय अपराध होगा, और इसको ऐसी गाड़ी पे पकड़े जाने पे प्रथम अपराध के लिए 5,000 रुपये का चालान, लेकिन वो 2,000 से कम नहीं होगा, यानी कि 2,000 से 5,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। और इसके बाद के अपराधों के लिए कारावास की सजा, जिसमें 1 वर्ष की जेल, साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा, रजिस्ट्रेशन के 2 प्रमाण हैं। आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसके 2 ही प्रमाण हैं, बाकी तीसरा प्रमाण कानून नहीं मानता है। पहला प्रमाण है कि आपके पास आरसी होनी चाहिए मूल रूप में या डिजिटल फॉर्म में। दूसरा नंबर प्लेट होना चाहिए HS, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, HSRP। अब अगर ये दोनों गाड़ी पर नहीं है और आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा और गाड़ी का चालान होगा और ये दंड आप पाएंगे। गाड़ी के दोनों प्रमाण क्या क्या हैं आपसे मैंने बता दिया, गाड़ी की आरसी और गाड़ी का नंबर प्लेट। अगर ये दोनों नहीं है तो पंजीकृत होने के बावजूद भी गाड़ी अपंजीकृत मानी जाएगी। और नंबर प्लेट न होने की परिभाषा क्या है, जैसे HSRP नहीं होगा तो नंबर प्लेट नहीं माना जाएगा, चाहे आपने जितना सुंदर पेंट से लिखवा रखा हो, टेप से लिखवा रखा हो या उभरे हुए अक्षर लिखवा रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जो नंबर मिट गए हैं, धुंधले हैं, जिनके ऊपर मिट्टी जमा हो गई है, जिसको आपने छुपा रखा है किसी माध्यम से, तो ये सारी चीजें तुरंत प्रिज्यूम की जाएंगी कि आपकी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है और उसके ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपका चालान होगा, फिर आप जाएंगे न्यायालय में, अपनी गाड़ी का कागज दिखाएंगे, कागज दिखाने के बाद ही आपकी गाड़ी छूट पाएगी इसमें, उसके पहले वो गाड़ी छूटेगी नहीं। तो धारा 192 में, जो 92 में है, वो परमिट के नियमों के उल्लंघन के लिए आपको दंड देती है। आगे बढ़ते हैं धारा 192 का। देखिए धारा 192 एक लंबी धारा है जिसमें 192 का ख ग घ अंग्या तक है, इसमें लंबी धारा है। तो धारा 192 आपसे मैंने बता दिया कि यह गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी नहीं चले। 192 का कहती है कि धारा 66 के तहत जो परमिट के प्रावधान किए गए थे, यदि आप बिना परमिट के गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके ऊपर दंड के प्रावधान करती है। बिना परमिट की गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, और इसमें बहुत स्पष्ट इन्होंने कहा है कि प्रथम अपराध के लिए 6 महीने तक की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए 1 वर्ष का कारागार और 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। अब आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये देखना है कि बिना परमिट के गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं, खास तौर पे चाहे सवारी ढोना हो चाहे माल ढोना हो। परंतु इसमें 1 चीजें हैं जो आपको छूट देती हैं। सरकार ने इसमें एक छूट भी दी है बिना परमिट गाड़ी चलाने। वो छूट कौन कौन सी हैं? इनका कहना है कि यदि आपातकाल में कोई गाड़ी चलाई जा रही है और उसकी सूचना ARTO और STA, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दी गई है, तो उसको परमिट नहीं चाहिए। अब वो आपातकाल क्या होती हैं?
आपातकाल के बारे में लिखा कि बाढ़ है, सूखा है, महामारी है, युद्ध हो गया हो, भूस्खलन आ गया हो, ये सब घटनाएं हों और आपको यहाँ पर मदद भेजनी है, आपको यहाँ पे मदद भेजनी है, तो कोई एनजीओ या कोई पब्लिक सेक्टर का कार्यालय या कोई व्यक्तियों का समूह या सरकार स्वयं राहत सामग्री अगर सप्लाई कर रही है तो उसको धारा 66 के परमिट के नियमों से मुक्त रखा गया है और ऐसी गाड़ी को कभी भी 66 के उल्लंघन में 192 का के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। ये उसका एक छोटा सा जन के लोगों के लिए उपयोगी एक व्यवस्था की गई है। यानी कि बिना परमिट के आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन यदि आपातकाल के मैनेजमेंट में आप कहीं गाड़ी से राहत सामग्री भेज रहे हैं या लोगों को इवैक्यूएशन कर रहे हैं, जैसे भूस्खलन आया है अभी उत्तराखंड हिमाचल के लोगों के गांव लोगों को गाड़ियों में बैठा के निकाला जा रहा, तो वैसी स्थिति में वहाँ परमिट की मांग नहीं की जाएगी, वहाँ परमिट चेक नहीं किया जाएगा। तो ये 192 का और उसके ये परंतुक लगा हुआ है जिसकी वजह से आप उनका चालान नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 192 खा। 192 खा कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने मोटरयान का स्वामी होते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हुआ है तो उसको आवेदन मिल जाएगा, लेकिन जिसने आवेदन ही नहीं किया, जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए धारा 41 के तहत आवेदन ही नहीं किया, यदि वह गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो वार्षिक सड़क कर का 5 गुना या आजीवन कर का 1/3 जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये देखिए एक नई व्यवस्था है। ये व्यवस्था कहती है कि जैसे आपने गाड़ी खरीद ली तो नियम तो ये है कि बिना आरसी या रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की गाड़ी शोरूम से बाहर ही नहीं निकलेगी। लेकिन यदि मान लीजिए जैसे अभी पिछले दिनों लखनऊ में शोरूम वाले ने गलती की थी, एक मशहूर क्रिकेटर को उन्होंने बिना आरसी अप्लाई किए गाड़ी पकड़ा दी थी तो उसका चालान हुआ, उस शोरूम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो यदि कोई व्यक्ति अपने प्रभाव से बिना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हुए गाड़ी लेकर निकल पड़ता है तो धारा 192 खा कहता है कि उसके ऊपर एनुअल रोड टैक्स का 5 गुना फाइन लगाया जाएगा। जो भी रोड टैक्स उस गाड़ी पे बनता है उसका 5 गुना लगाया जाएगा। इसी धारा की उपधारा 2 कहती है कि यदि कोई डीलर ये गलती करता है, यानी वो बिना आरसी बिना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हुए गाड़ी आपको दे दिया आपके इंप्रेशन में आकर के या खुद बेअंदाज होकर के दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर मोटरयान के वार्षिक सड़क कर का 15 गुना टैक्स लगाया जाएगा। व्यक्ति के ऊपर जो यूजर है, जो क्रेता है, उस पर क्या था 5 गुना था और डीलर के ऊपर 15 गुना टैक्स जुर्माना लगाया जाएगा। रोड टैक्स का 15 गुना उसको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसकी उपधारा 3 कहती है कि यदि झूठे कागजों के आधार पे, मिथ्या कागजों के आधार पे कोई व्यक्ति HSRP के लिए अप्लाई कर देता है और वह उसको पा भी जाता है, बाद में पता चलता है कि जो इसका कागज है वो त्रुटिपूर्ण है, उस पे जो नंबर लिखे हुए थे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये मूल गाड़ी से भिन्न है, तो ऐसे लोगों के ऊपर 6 महीने से कम की जेल जो 1 साल तक की हो सकेगी या सड़क कर का 10 गुना, सड़क कर का रोड टैक्स का 10 गुना उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ये टेक्निकल बातें खास तौर पे परिवहन विभाग के अधिकारियों को ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे आपके बीच में ऐसे यूज़र हैं और मान लीजिए आपको संज्ञान में आ जाता है तो आप किसी भी पुलिस से कंप्लेंट भी कर सकते हैं। यदि किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञान में आ जाता है तो वो इनको जानेगा, तब उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। इसी प्रकार से धारा 192 की ग की उपधारा 4 खा की उपधारा 4 कहती है कि यदि कोई डीलर ऐसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा दे तो जिसमें कि जो आरसी पे नंबर लिखे हुए हैं वो गलत है और जो इंजन के नंबर हैं वो अलग है, इन दोनों में अगर भिन्नता है तो ऐसा नंबर प्लेट या ऐसा रजिस्ट्रेशन बनवाने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई होगी और वह 1 वर्ष तक के कारावास की सजा और वार्षिक
रोड टैक्स के 10 गुने के बराबर अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि धारा 192 की 192, 192 का और 192 खा ये गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जो धारा 39 में, जो धारा 41 में, दो धारा 66 में प्रावधान किए गए थे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के, गाड़ियों के परमिट के, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के जो प्रावधान किए गए थे, उनके उल्लंघन को धारा 192 पूरी तरह से दंड के एक एक प्रावधान को बहुत स्पष्ट करती है। तो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन परमिट से जुड़े हुए अपराधों के लिए धारा 192 को बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ें, जानें और इसको लागू करें। आगे पढ़ते हैं धारा 193 की तरफ। धारा 193 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के, लाइसेंस कहाँ मिलेगा वो अभी मैं बताऊंगा, बिना लाइसेंस के ट्रैवल एजेंसी चलाता है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाता है या बुकिंग का काम करता है, ट्रैवल बुकिंग का काम करता है, माल की बुकिंग का काम करता है, जैसे दोनों चीज होगा ना, जो एजेंसी चलाता है वो बुकिंग भी करेगा, उसके पास गाड़ी भी होगी, ये एजेंसी कहलाएगी। और एक होगा जो केवल बुकिंग करेगा और गाड़ियां दूसरे की इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कन्वेसर। एक तो हो गया एजेंट, अगला हो गया कन्वेसर, तीसरा हो गया एग्रीगेटर। एग्रीगेटर इन्होंने कहा संकलन करता। एग्रीगेटर वो आदमी होता है जिसने लाइसेंस ले ली, 4, 5, 10 गाड़ियां अपने साथ जोड़ लिया और उन 10 गाड़ियों से बिजनेस कर रहा है। इसने क्या किया, एग्रीगेट कर रखा है लोगों को। तो एग्रीगेटर, यदि कोई आदमी ये तीनों काम बिना लाइसेंस के करता है तो ऐसे लोगों को इसमें तरह तरह के दंडों का प्रावधान किया गया है, वो एक एक करके मैं बताता हूं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि धारा 93 में, धारा 93 एमबी एक्ट में तीनों लाइसेंस मिलते हैं। ये तीनों लाइसेंस आपको धारा 93 के तहत मिलते हैं और धारा 93 डील करती है कि आप इसको कैसे चलाएंगे। जैसे यदि एग्रीगेटर के रूप में अवैध रूप से आप रेडियो टैक्सी चला रहे हैं, मैंने कहा ना एग्रीगेटर का सबसे कॉमन जो फॉर्मेट है वो है रेडियो टैक्सी। ओला है, उबर है, इन लोगों को धारा 93 में लाइसेंस मिला हुआ और धारा 93 को उल्लंघन करने पे धारा 193 में इसका दंड है। यदि कोई आदमी एग्रीगेटर के रूप में अवैध रूप से रेडियो टैक्सी चलाता है तो 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। अब आपको लगता होगा कि साहब ये काम कैसे कोई करेगा, लेकिन नहीं, ये काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी सहित सभी महानगरों में, मैं बहुत आपको विश्वास और तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि अवैध एग्रीगेटर के रूप में हजारों गाड़ियां चल रही हैं। ये ऐसी गाड़ियां हैं जो ना तो टैक्सी में रजिस्टर्ड हैं, ना इनके पास परमिट है, ये प्राइवेट कारें हैं। खासतौर पे जैसे अर्टिगा है, जैसे इनोवा है, जैसे सब स्कॉर्पियो है, ये सब गाड़ियां महानगरों से सवारियां ढो रही हैं। इनके इलीगल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुपों में उनको गाड़ियों के आने जाने की सूचना मिलती रहती है। उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाता है कि लखनऊ से फला जगह जाने के लिए फला टैक्सी नंबर खड़ी है। वो टैक्सी प्राइवेट वाली कार होती है और रास्ते में कहीं आप पकड़ेंगे तो बताएगा साहब हमारे घर के लोग हैं, हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं। इस तरह से इल्लीगल एग्रीगेटरों का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट में लगे हुए जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक एक भी ऐसा केस पकड़ के नहीं दिया है। ये मैं आपको केवल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कल आप दावा करिए सर आप भी जान रहे हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं इस समय आपको जिस कैपेसिटी में बता रहा हूँ उस कैपेसिटी में मैं सिर्फ एक आपको सूचना दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह के अपराध में लोग लिप्त हैं। इल्लीगल एग्रीगेशन हो रहा है, इल्लीगल एग्रीगेटर बाजार में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन लोगों को धारा 193 के तहत दंडित किया जाएगा। और इसमें मैं आपसे बता दूं कि कोई यदि ट्रैवल एजेंसी चलाता है, बुकिंग एजेंसी चलाता है तो उसके प्रथम अपराध पे 1,000 रुपये जुर्माना, द्वितीय अपराध पे 2,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने का कारावास या दोनों हो सकता है। दूसरा मैंने आपसे बताया कि यदि कोई बुकिंग ऑफिस चला रहा, वो एजेंसी थी,
यदि कोई बुकिंग ऑफिस चला रहा है तो ऐसे बुकिंग ऑफिस के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो बुकिंग ऑफिस का लाइसेंस लिया है धारा 93 में और वो उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। बुकिंग के लिए तमाम शर्तें लगी हुई हैं, माल सुरक्षित रखने का, माल टाइम पे पहुंचाने का, समय पर डिलीवरी हो, इंश्योर्ड हो, उसका स्वरूप न खराब होने पाए, माल की डैमेज होगी तो आपको देना पड़ेगा, माल कितने दिन में पहुंच जाएगी, सब शर्तें लगी रहती हैं उसमें। तो इस तरह से धारा 193 इलीगल, फिर से आपको मैं बता दूं, धारा 193 अवैध रूप से ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल बुकिंग ऑफिस और साथ ही साथ रेडियो टैक्सी चलाने पर रोकती है। बहुत मोटे मोटे भाषा में यही है इसका अर्थ है। तो इसको आप जानेंगे तो इसको आप और भी प्रभावशाली तरीके से यातायात नियंत्रण में काम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं धारा 194 की तरफ। धारा 194 में धारा 194 का ख ग घ अंग इतनी उपधाराएं हैं और ये बड़ी कंप्लीट धारा है और इसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि क ख ग घ है ना तो बहुत क्लियर नहीं होता। बहुत मैं आपको स्पष्ट और छोटे शब्दों में बता दूंगा। धारा 194 कहता है कि अगर कोई भी मालवाहक गाड़ी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी ओवरलोडिंग में चल रही है, ओवरलोडिंग में चल रही है तो यह अपराध है। इस धारा का 113 और 14 का उल्लंघन है। धारा 113-14 में था ना, गाड़ियों का भार तय किया जाएगा, गाड़ियों को तौलवाने की शक्ति परिवहन अधिकारी के पास होगी, ये उसका उल्लंघन है और ये उसमें अपराध है। और इस अपराध का जो दंड है 20,000 रुपये जुर्माना, 20,000 रुपये जुर्माना, ओवरलोड माल का 2,000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त जुर्माना, साथ ही साथ वो माल उतार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जुर्माना जमा कर दिया तो लाद के लेके जाओ साहब अब तो जुर्माना चुका चुके हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं। माल को आप उतार के जाएंगे, वो माल को लाद के लेके नहीं जाएंगे। ये बहुत हैवी जुर्माना। और इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है, ये कहता है जो उल्लंघन करता है यानी कि ड्राइवर, जो उल्लंघन करवाता है यानी कि मोटर का मालिक, और जो उल्लंघन किए जाने ही देता है यानी कि सप्लायर जिसका माल लोड हुआ है, ये तीनों को घेर सकता है। परिवहन विभाग के हमारे अधिकारियों को ये धारा बड़ी प्रिय है। इसी से वो पूरा मुट्ठी में रखते हैं पूरे ट्रांसपोर्टरों को। एक एक ट्रक मालिक हिल नहीं सकता है आरटीओ साहब की इच्छा के बिना, क्योंकि उनके पास इस धारा की सशक्त पावर है। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस धारा पे कार्रवाई करने से रोकने के तमाम सर्कुलर जारी हुए हैं। ये पुलिस अधिकारियों की धारा भी नहीं है, तकनीकी धारा है जो टैक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए इस धारा को ज़्यादातर परिवहन विभाग के अधिकारी ही अप्लाई करते हैं। तो 20,000 रुपये तक का दंड, 2,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना, और वह माल उतार के ही आप जाएंगे, लेकर नहीं जा सकते। अब इसी तरह से ये धारा कहती है कि यदि किसी गाड़ी में कोई ऐसा माल लदा हो जो गाड़ी की अपनी बॉडी से बाहर निकल रहा हो, जिसे देखते हैं ना गाड़ी के पीछे 5 फीट तक सरिया लटक रही है, 5 फीट तक बांस की बल्लियां लटक रही हैं, गाड़ी की बॉडी के ऊपर आसमान तक लटक रहे हैं, बिजली के तारों को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। धारा 194 की उपधारा 1 का कहती है कि यदि कोई ऐसी गाड़ी जो उस गाड़ी की शरीर की साइड से परे बाहर निकल रही हो तो ऐसी गाड़ी पे माल ढोना दंडनीय अपराध है और 20,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही साथ वह माल उतार दिया जाएगा। जो माल गाड़ी से बाहर निकला हुआ है, जो माल गाड़ी से ऊपर उठा हुआ, वो सब उतार दिया जाएगा। ये रोड सेफ्टी के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। आए दिन सड़कों पर आप देखते होंगे कि पूरी की पूरी सरिया अचानक ब्रेक लगने से घुस गई, ड्राइवर का छाती छेद डाली, कभी बच्चे के शरीर में घुस जाती है, कभी पीछे की सवारियों के घुस जाती है, कभी पीछे की गाड़ी के बोनट में घुस के उसके इंजन को कोलैप्स कर देती है। इस तरह से खतरनाक लदान पे प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 194 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 194 परिवहन का एकदम नब्ज पकड़ती है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से रोकती है।
ये कह रहे हैं कि उस धारा तब नहीं लागू होगी जब राज्य सरकार कोई छूट दे दे, यानी कि इसके लिए स्पेशल परमिट जारी हो। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी हैं, टरबाइंस हैं या बड़े बड़े बॉयलर हैं, इनका जब परिवहन होता है तो ये तो गाड़ियों से खूब बाहर निकले रहते हैं, ट्रॉलर पे लदे रहते हैं, ट्रॉलर के बाहर भी निकले रहते हैं, हाइट भी ज़्यादा होती, कभी कभी पुल के नीचे से जा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे गाड़ियों के लिए राज्य सरकार को विशेष तौर पे परमिट जारी करने की छूट दी गई है, वो परमिट जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ फिर प्रॉपर केयर एंड कॉशस सतर्कता बरती जाएगी ताकि वो रोड एक्सीडेंट ना कर पाए। धारा 194 में इस तरह से इस पॉइंट को लागू किया है। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि धारा 194 की उपधारा 2 कहती है कि यदि कोई गाड़ी का ड्राइवर जो माल लदा हुआ है, यदि गाड़ी को तुलवाने से मना करता है कि मैं गाड़ी का भार नहीं कराऊंगा, या फिर जैसे ही आरटीओ साहब रोकते हैं वैसे धड़ाधड़ माल उतारने लगता है ताकि ओवरलोडिंग में न फंस जाए, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत चालान की कार्रवाई होगी और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माने से दंडनीय किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। कि ऐसा व्यक्ति 40,000 रुपये, ज़्यादा चालाक लोग ना, चतुर लोग हैं ये, कि तुरंत जैसे आरटीओ साहब को देखे तो एक तो कह दिया साहब हम नहीं तुलवाएंगे, क्योंकि उनको पता गाड़ी ओवरलोड है, जैसे तुलेगी उसकी रसीद मिल जाएगी, या फिर आरटीओ साहब नज़र बचा के माल उतारने लग जाए। तो ऐसे चतुर लोगों पे 40,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान धारा 194 में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं धारा 194 का। धारा 194 ए, ये धारा अभी 2019 वाले संशोधन में जोड़ी गई और ये भी ओवरलोडिंग की धारा है, लेकिन ये सवारियों के ओवरलोडिंग की धारा है। ये कहते हैं कि कोई भी गाड़ी जिसको परमिट मिली हुई है सवारी ढोने की, चाहे स्टेज कैरेज हो और चाहे टूरिस्ट परमिट हो और चाहे कॉन्ट्रैक्ट परमिट हो, ये तीनों परमिट सवारी ढोने के लिए जारी होती है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया था। यदि इनका उल्लंघन करता हुआ अतिरिक्त सवारियां बैठाया, ओवरलोड कर रखा है, तो बड़ा मज़ेदार ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 200 रुपये पर हेड का जुर्माना लगेगा। पहली चीज़ 200 रुपये पर हेड का जुर्माना लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, सारी अतिरिक्त सवारियां उतार दी जाएंगी। और नंबर 3, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती अतिरिक्त सवारियों को जाने की, वह गाड़ी मौके से जा नहीं सकती है। अब खड़े रहो लेग ओवरलोडिंग को। तो धारा 194 की जो का है, ये ओवरलोडिंग सवारियों के मामले में नियंत्रण की शक्ति देती है कि जब तक आप प्रॉपर परमिट के नियमों का पालन नहीं करेंगे, आपको हम सवारी ढोने नहीं देंगे। अगर इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे दुर्घटना में मरने वालों की संख्या घट सकती है, यौन हिंसा के तमाम मामले ख़त्म कर सकते हैं हम, राह चलते जो गाड़ियों में छेड़छाड़ की समस्या होती इस पर भी रोक लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी सीट उतने लोग बैठे रहें तो छेड़छाड़ की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, लगभग ख़त्म हो जाती। लेकिन जब ओवरलोडिंग रहती है, बॉडी टू बॉडी आदमी खड़ा रहता है, तो ऐसे में कुछ दुराचारी लोग होते हैं जो रास्तों में महिलाओं, स्त्रियों, बच्चों के साथ इस तरह के यौन दुर्व्यवहार करते हैं। तो ओवरलोडिंग की बड़ी सशक्त धारा है व्यक्तियों के मामले में कि सवारी ओवरलोड नहीं कर सकते। अब अगली धारा आती है 194 खा। ये सीट बेल्ट के मामले में है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ ना। 194 खा कहती है कि जो कोई बिना सुरक्षा बेल्ट पहने यात्रियों को लेकर जाता है, ड्राइवर को तो पहनना है, नहीं पहना तो उसका जुर्माना भरना, लेकिन यदि उसके यात्री भी सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये जो गाड़ियों में लोग सीट बेल्ट चारों तो आने लगी हैं, जितने में गाड़ी पास होती है उतनी सीट बेल्ट आती है। कार में, टैक्सी में, ओला उबर में जो टैक्सियाँ, सारी टैक्सियों में बराबर आ रही। लेकिन आपने देखा होगा ना कि पीछे बैठे सवारी लोग शान से बैठते हैं टैक्सी लेके, ओला बुक किए हैं, उबर बुक किए हैं, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोगों का जुर्माना भी ड्राइवर साहब भरेंगे। ये जुर्माना ड्राइवर साहब के ऊपर लागू होगा 194 खा का। यदि इस गाड़ी का बिना सीट बेल्ट के चालान हुआ तो जुर्माना ड्राइवर भरेगा। इसलिए ड्राइवर की मजबूरी है कि वह बैठते ही सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि सभी लोगों ने सीट बेल्ट पहन ली है।
और अब तो गाड़ी में अलार्म भी आता है कि प्लीज़ वियर सीट बेल्ट, पैसेंजर सीट बेल्ट, सभी लोगों के लिए। इसमें एक परंतुक लगा हुआ है। वो परंतुक कहता है कि यदि गाड़ी में 14 साल तक का बालक बैठा हो तो जो प्रॉपर सीट बेल्ट हो तो उसके काम आती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि या तो डिजाइनर सीट होनी चाहिए गाड़ी में, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चे को सुरक्षित रख सके। जैसे मान लीजिए कि उसमें आपने कोई कुशन लगा रखा है तो उस कुशनिंग की वजह से कुशन लगा के तब सीट बेल्ट लगा दिए तो बच्चा सुरक्षित रह सकता है। तो 194 खा कहता है कि प्रत्येक सवारी सीट बेल्ट लगाएगी, और अगर 14 वर्ष तक का बच्चा है तो आप ये नहीं कर सकते साहब ये तो बालक है या इसकी सीट बेल्ट ढीली पड़ रही है, तो ना उसके लिए आपको स्पेशली सीट डिजाइन करवानी चाहिए या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उस बालक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और यह व्यक्ति जो ये नहीं करेगा, यानी कि यात्रियों को नहीं सीट बेल्ट लगवाएगा ड्राइवर या बच्चे को सीट बेल्ट नहीं लगवाएगा, वो 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा, उसका चालान होगा। तो ये जो चालान है, ये चालान ही इस MB एक्ट की सारी जान है। आगे बढ़ते हैं 194 ग की तरफ। धारा 128 पढ़ाते समय हमने आपको संज्ञान में लाया था कि गाड़ी में सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। खासतौर पे 2 पहिया की बात मैं करूंगा। ये धारा 194 का केवल मोटरसाइकिल की बात करती है। तो 128 में क्या क्या कहा गया था? 128 में कहा गया था कि गाड़ी में लेग गार्ड लगे होंगे। वो आगे जो लगा रहता है कि गाड़ी जब पलटती है तो आदमी के घुटने बच जाते हैं। गाड़ी में लेग गार्ड होगा। गाड़ी की जो सीट है मोटरसाइकिल की नट बोल्ट से कसी होगी, नहीं कि रस्सी बांध के और सुतरी बांध के आप चला रहे हैं। बहुत लोग बाजार में मिलते हैं, सीट टूटी हुई है, रस्सी से बांधे हुए भड़बड़ जा रहे हैं, तो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है धारा 128 का। फुट रेस्ट लगा होगा जिसमें पैर रखते हैं। पीछे कैरियर का हुड लगा होगा, आप देखते ताकि आदमी पीछे सड़क के गिर न जाए। साड़ी फंसने से बचाने के लिए गार्ड लगा होगा मोटरसाइकिल में। साथ ही साथ सीट में पीछे की तरफ पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होगा। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरर को आदेशित की गई थी धारा 128 में। यदि ये चीज़ें टूट जाती हैं, यदि ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये चीज़ें नहीं रहती हैं, इसके बाद भी आप गाड़ी चलाते हैं तो धारा 194 ग के तहत आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। आपका 3 महीने के लिए जेल के लिए चालान हो सकता है और 3 महीने के लिए आपको DL आपका बैन कर दिया जाएगा, यदि गाड़ी में ये व्यवस्थाएं आपने नहीं कर रखी हैं तो। कौन कौन सी? गाड़ी में लेग गार्ड नहीं है, फुट रेस्ट नहीं है, सीट नट बोल्ट से कसी नहीं है, और गाड़ी के पीछे कैरियर हुड नहीं लगा हुआ है, साड़ी फंसने के लिए कवर नहीं लगा हुआ है, और पीछे गाड़ी पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है। अगर इतनी चीज़ें नहीं हैं तो आपकी गाड़ी का चालान होगा और 194 ग के तहत आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आपको गाड़ी चलाने से बैन किया जा सकता है, बार किया डिबार किया जा सकता है। आगे बढ़ते धारा 194 घ की तरफ। धारा 194 घ कहती है कि सिर की सुरक्षा के लिए कोई पहनावा पहनेगा, और जो पहनावा नहीं पहनेगा उसको 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और वो 3 महीने के लिए DL उसका बैन कर दिया जाएगा, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। अब सिर की सुरक्षा का पहनावा क्या है, इसको धारा 129 में स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि इस पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक पहनावे का मतलब हेलमेट है। बड़ा साहित्यिक शब्द है ना, सिर की सुरक्षा की जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई हेलमेट। तो हेलमेट कैसा होगा? भारत सरकार के मानक ISO मानक पूरा करने वाला हेलमेट होना चाहिए। इसी में आगे ये कहते हैं कि वह जो हेलमेट है अगर आपने उसको धारण नहीं कर रखा है तो, अगर वो हेलमेट आपने धारण नहीं कर रखा है तो आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। आपको याद होगा धारा 129 में प्रावधान भी था कि वो हेलमेट चेन स्ट्रिप से बंधा रहेगा।
अगर वो चेन स्ट्रिप ऐसे लटक रही है या आपने बांध के ऊपर लगा रखा है या वो टूटी हुई है, उसका बक्कल टूटा हुआ है, तो सब 194 घा के तहत बिना हेलमेट माना जाएगा और उसके ऊपर ही जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना इस पे लगेगा। एक बहुत ही इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि धारा 129 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि सिख समुदाय का कोई व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा है और उसने पगड़ी पहन रखी है तो उसको हेलमेट के लिए उसका चालान नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको हेलमेट पहनने से छूट दी जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यह सिख व्यक्ति जिसने पगड़ी पहनी उसको ये छूट है। जो लोग स्कार्फ पहन लेते हैं, पटका बांध लेते हैं या जूड़ा बांध लेते हैं, उनको ये छूट नहीं है। या ऐसे सिख समुदाय के व्यक्ति जैसे स्त्रियां हैं, उनको ये छूट नहीं, उनको पहनना ही पड़ेगा हेलमेट। तो धारा 129 का ये जो प्रावधान है वो धारा 194D के तहत इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए गाड़ी चलाने से आपको निर्हरित किया जाएगा या डीबार कर दिया जाएगा। धारा 194 अंज्ञा कहती है कि आपातकालीन वाहनों को गुजरने से आप नहीं रोक सकते, उनके रास्ते में बाधा नहीं डालेंगे। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पुलिस है, फायर सर्विस है, एम्बुलेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई गाड़ियां हैं, नगर निगम की लगी हुई गाड़ियां हैं। एक तरह से आप मान लीजिए कि लगभग सभी सरकारी गाड़ियों को यदि वो कहीं जा रही हैं तो आप उनके रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि पीछे हॉर्न बजाते रहें, हूटर बजाते रहें और आप पास न दीजिए। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो कारावास जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी और 10,000 रुपये से आपका जुर्माने का दंडित किया जाएगा। यानी कि आपका चालान दोनों होगा, जुर्माने का भी चालान होगा और कारावास का भी चालान होगा, यदि आप आपातकाल में लगी हुई गाड़ियों की मार्ग में बाधा बनते हैं, उनको पास नहीं देते हैं या उनको निकलने के लिए अपनी साइड नहीं छोड़ देते हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि हूटर बजाती हुई गाड़ियाँ, चाहे वो वीआईपी ड्यूटी की हों, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे वो पुलिस की हो, नगर निगम की हो, अस्पताल की हो, आपदा प्रबंधन की हो, एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, किसी की भी हो, सेना की हो, आप उसको रास्ता तुरंत दीजिए, क्योंकि वो आपातकालीन सेवा के तहत नोटिफाइड है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं धारा 194 की तरफ। धारा 194 कहती है कि कोई भी, ये ध्वनि प्रदूषण की धारा है। मैंने 190 में आपको बताया था ना, वो ज़्यादातर वो वायु प्रदूषण की धारा थी जिसमें पीयूसी की बात हुई थी। ये ध्वनि प्रदूषण की धारा है। ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएगा। आप देख रहे हैं कि सिग्नल रेड है, गाड़ियों की लाइन लगी, मार हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है। यह मैनर नहीं है एक सिविल सोसाइटी का, एक सभ्य समाज का ये कायदा नहीं है। कृपया हॉर्न न बजाएं, क्योंकि 194 कहता है कि कोई भी आदमी जो निरंतर आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाता है वह अपराध करता है। इसी प्रकार से नो साइलेंस जोन, नो हॉर्न जोन में या साइलेंस जोन में जो घोषित है, जहां बोर्ड लगा हुआ है साइलेंस जोन या नो हॉर्न जोन, नो हॉन्क जोन का जहां बोर्ड लगा हुआ, इन दोनों का जो उल्लंघन करता है वह 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। साथ ही साथ उसको यदि उसने दोबारा अपराध किया तो 2000 रुपये तक दंडित किया जा सकता है। तो धारा 194 ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने की धारा है। जो हम लोग सारा दिन हॉर्न बजा बजा के लोगों का कान संबंधी, श्रवण संबंधी बीमारियां, एंग्जाइटी फैला रहे हैं, या हम इस प्रकार की एक साउंड चैम्बर बना दे रहे हैं, उस पर रोक लगने के लिए ये कहते हैं कि अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएगा, बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाएगा। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप जो ये बैठे बैठे फालतू में हमारे ड्राइवर साहबान गाड़ियाँ का हॉर्न दबाते रहते हैं, ये आपका चालान हो सकता है इसमें आपको, और आपको बचने का भी इसमें कॉलम नहीं होता है कोई। क्योंकि वहाँ पर जो लगे हुए सीसीटीवी के कैमरे आजकल हैं वो साउंड को भी पकड़ लेते हैं। तो कृपया ये ध्यान रखें कि धारा 194 के तहत
साउंड पोल्यूशन न करें, ध्वनि प्रदूषण पे रोक लगाएं। आगे बढ़ते हैं। धारा 196 एक छोटी सी धारा है। धारा 196 कहती है कि जो कोई आदमी बिना बीमा के गाड़ी चलाएगा, चलाने देगा, चलवाएगा, वह प्रथम अपराध पे 3 महीने के लिए जेल, 2000 रुपये के जुर्माना या दोनों पाएगा, और दोबारा अपराध करेगा तो 3 महीने के लिए जेल और 4000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। मित्रों, बीमा एक प्रिवेंटिव चीज़ है जो सड़क दुर्घटना के दौरान आपकी भी मदद करती है और थर्ड पार्टी की भी मदद करती है। इस पे हमने बहुत विस्तार से वीडियो डाला था, मैं उन बातों को यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। बस इतना आप जान लीजिए कि बिना बीमा के आप गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, पुलिस और सेना या सरकारी गाड़ियों पर बीमा की बाध्यता सरकार ने अपने स्तर पर रोक रखी है। आप ये कल को नहीं दावा कर सकते। बहुत सारे वीडियोस हमारे मित्रों के आते हैं, अधिवक्ता बंधुओं के आते हैं, यूट्यूबर मित्रों के आते हैं कि साहब पुलिस की गाड़ी का बीमा नहीं होता। तो मित्रों, ये प्रशासनिक निर्णय है कि कृपया इसको दृष्टांत ना बनाएं, क्योंकि प्रशासन तो अपनी गाड़ी को चालान से बचा लेगा, आप नहीं बच पाएंगे। आप अनावश्यक 2000 रुपये के दंड के भागी हो जाएंगे। तो कृपया बिना बीमा की गाड़ी न चलाएं। बिना बीमा की गाड़ी चलाना धारा 196 MB एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 197 ये कहती है कि प्राधिकार के बिना गाड़ी ले जाना। प्राधिकार के बिना गाड़ी कैसे ली जाती है? सबसे पहले चोरी करके, क्योंकि जो चोरी करके ले गया उसी का प्राधिकार नहीं। भाई मेरे भाई भतीजे मांगेंगे, मैंने दे दिया गाड़ी, तो प्राधिकार हो गया ना। तो बिना प्राधिकार के पहला काम क्या है? चोरी की गाड़ी। चोरी की गाड़ी आप नहीं चलाएंगे। दूसरा, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे ये डोर टू डोर सर्विस वाली कंपनियां हैं, तो ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी देती हैं। जैसे हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हम लोगों को गाड़ियां अलॉट हुई हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई गाड़ी उठा के लेकर चले जाएंगे। पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी मेरे साथ अलॉट की गई होगी, तो वो मेरी प्राधिकार की गाड़ी है, उसका मुझे अथॉरिटी दी गई, तभी मैं उसमें लेके चल सकता हूं। तो धारा 197 कहती है कि जो कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार की गाड़ी चलाएगा, यानी कि चोरी की गाड़ी चलाएगा या बिना प्राधिकार के गाड़ी चलाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल और 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। वो दोनों दंड पा सकता है। लेकिन इसमें न्यायालय को एक थोड़ी सी विवेक के इस्तेमाल की छूट दे दी गई। वो कह रहे हैं कि जज साहब ये सोच लें कि अरे भाई पूछता तो मना ना करता। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे भाई तुम मेरी मोबाइल क्यों उठा लिए, कहे भैया हम पूछते तो आप मना ना करते, तो हमने इसलिए पूछा ही नहीं। तो अगर वो ऐसी कोई कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी आपका भतीजा लेके चला जाए, तो बिना पूछे तो वो ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर वो पूछता तो आप जरूर दे देते। लेकिन नहीं, अननोन आदमी लेके चला जाए तो आप तो प्राधिकार नहीं देने की संभावना थी ना, तो उसी को चोरी कहते हैं। तो चोरी की गाड़ी चलाना अपराध की श्रेणी में आता। चोरी का दंड अलग मिलेगा, MB एक्ट का दंड अलग मिलेगा। अब इसमें एक बहुत मजेदार धारा है, जो धारा 197 की उपधारा 2 है। ये कह रहे हैं यदि कोई कट्टा लगा के गाड़ी छीन ले, तो बलपूर्वक धमकी देकर गाड़ी को रख ले, गाड़ी छीन ले, गाड़ी का इस्तेमाल करे, ऐसा पकड़े जाने पर BNS की लूट की धारा तो लगेगी ही लगेगी। धारा 197(2) के तहत उसके ऊपर 3 महीने का जेल और 5000 रुपये का जुर्माना होगा। मैं सभी पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी आप मोटर बाइक लूट के अपराध लिखते हैं, जिसमें बाइक लूट ली जाती है, छीन ली जाती है, उसमें BNS की धारा के साथ साथ इस धारा का अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि BNS के गवाह तो मुकर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता मुकर जाए। वो कह दें साहब नहीं मेरे ऊपर गलत आरोप लगे, लेकिन ये धारा प्रमाणित तो होके रहेगी। 3 महीने की जेल और 5000 रुपये का जुर्माना तो होके रहेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं चाहिए। इसी तरह से ये 197 की उपधारा 3 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इसका दुष्प्रेरण करे, जैसे 2 दोस्त बैठे हैं और मन कर दिया कि आज पार्टी होनी है, तो सबने कहा भाई चलो कोई गाड़ी मार लेते हैं, तो ये जो लोग ललकारने वाले हैं ना, दुष्प्रेरण वाले, ये भी बराबर सौंटे जाएंगे इसमें। उनको भी वही अपराध की दंड मिलेगा जो अपराध करने वाले को मिलेगा, यानी 3 महीने की जेल, 5000 रुपये जुर्माना। जो लोग इसका उत्प्रेरण करेंगे, चढ़ाएंगे, हाँ चलो छीन लेते हैं,
चलो फलाने की गाड़ी छीन लेते हैं, या देखो गाड़ी लावारिस खड़ी, चलो उठा ले चलते हैं, ले चल के इसको बेच लिया जाएगा। तो ये जो चोरी लूट में साथ देने वाले लोग हैं वो भी उतने ही दंड से दंडित किए जाएंगे। इस चीज़ को बहुत स्पष्ट रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। धारा 198। धारा 198 कहती है कि किसी खड़ी गाड़ी में यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत हस्तक्षेप करता है तो वो अपराध है। एमबी एक्ट को देखिए बड़ा होलिस्टिक तरीके से बनाया गया। इसमें कोई ऐसी गतिविधि आपकी नहीं है जिसको कि इन्होंने कवर न किया हो। गाड़ी खड़ी है, मालिक नहीं है, ड्राइवर नहीं है, ऐसे में गाड़ी में घुस जाना, गाड़ी की डिग्गी खोलना, गाड़ी की स्टीयरिंग को ऐंठना, गाड़ी का कोई तार तोड़ देना, गाड़ी की वायरिंग खराब कर देना, गाड़ी का ब्रेक खोल देना, ये सब जो हरकतें हैं धारा 198 के तहत अपराध की श्रेणी में आती हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। खड़ी गाड़ी की बात हो रही है, खड़ी गाड़ी यदि कोई हस्तक्षेप करेगा तो। धारा 198 की उपधारा का है, वो कहती है कि यदि कोई रोड की डिजाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में और मेंटेनेंस में मानकों का पालन नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति जो मानकों का पालन नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति? रोड का इंजीनियर और डिज़ाइनर जिसने रोड की डिज़ाइन की है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जिसने, ठेकेदार साहब कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा कंसल्टेंट जो सलाह देने के लिए विद्वान लोग खड़े थे वो, और साथ ही साथ जो उसका कंसेशनायर है, जो उसको फैसिलिटेट करने वाला है। ये सारे लोग 198 का की उपधारा 2 के तहत दंड के पात्र होंगे और ऐसे लोग 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। और यह 1 लाख रुपया जो सेंट्रल मोटर एक्सीडेंट फंड है उसमें जमा किया जाएगा। कौन कौन? ठेकेदार, डिजाइनर, कंसल्टेंट और कंसाइनर, ये चारों लोग इसमें दंडित होंगे। और इन्होंने कहा कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लोग माल सप्लाई करते हैं, यानी कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब लोग भी, जो छोटे वाले होते हैं ना, ज़्यादा उड़ते हैं, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें उतने पनिश होंगे। सप्लायर जो गिट्टी, सीमेंट, लोहा, सरिया सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने डुप्लीकेट माल सप्लाई किया तो वो भी इसके तहत दंड के पात्र होंगे, उनको दंडित किया जाएगा। धारा 198 का के तहत ये काम दिया गया। अगली धारा एक महत्वपूर्ण धारा है और वो धारा है धारा 199। धारा 199 कहती है कि यदि एमबी एक्ट के पूरे एमबी एक्ट का कोई भी अपराध यदि कोई कंपनी करती है तो ऐसी कंपनी के सारे डायरेक्टर, सारे पदाधिकारी, सारे प्रशासनिक अधिकारी उस दंड के दोषी माने जाएंगे जब तक कि वो यह साबित न कर दें कि यह जो गलती की गई है कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा वह मेरी जानकारी में नहीं था। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उसके पास 100 बसें हैं अपने यात्रियों को ले आने ले जाने के लिए, और उसके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होगा। ड्राइवर तो केवल उन सेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा जो ड्राइवर से जुड़ी हुई है, बाकी सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी। जैसे रोड टैक्स है, जैसे परमिट है, जैसे पोल्यूशन की फिटनेस है, जैसे जो ढांचागत बातें हैं, जो स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन है, जो मानकों का उल्लंघन है, ये सारा दोष कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर के उसके हर एम्प्लॉय पर जाएगा जो उस प्रोसेस में जिम्मेदार है, जो उसको सुपरवाइज कर रहा है। इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि कंपनी का मतलब है कि कोई भी कारपोरेशन इंक्लूड्स ए फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि समितियां हैं, समूह हैं, फर्म हैं, ये सब जो है कंपनी के तहत आती हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण धारा 199 का पे हम चलते हैं और 199 का पे पहुंचकर आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। धारा 199 का कहता है कि टीनेजर्स द्वारा एमबी एक्ट का उल्लंघन करने पर क्या होगा। आज की समाज की सबसे बड़ी समस्या टीनेजर्स द्वारा गाड़ियां चलाना है। अनधिकृत रूप से वो गाड़ियां चला रहे हैं, उनका डीएल भी नहीं है, उन पे कंट्रोल भी नहीं है, उनके लिए पनिशमेंट भी पहले नहीं था,
लेकिन अब सरकार ने 2019 में इतना सख्त प्रतिबंध लगाया है, इतना पनिशमेंट लगाया है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक जो धारा 199A के तहत चालान हो गया तो उनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। इन्होंने सबसे पहले चीज कहा कि यदि अभिभावक या गार्जियन या वाहन स्वामी की सहमति से कोई किशोर बालक जो डीएल के लिए अधिकृत नहीं है, यानी कि 18 साल से कम का है और उसके पास लर्निंग भी नहीं है, अगर वह एमबी एक्ट के तहत गाड़ी चलाता हुआ पाया जाएगा तो यह एक अपराध होगा और इस अपराध का दंड अलग अलग सबको दिया जाएगा। सबको मतलब वाहन स्वामी को, अभिभावक को, उस बालक को, यहाँ तक कि निर्जीव गाड़ी को भी दंड दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं क्या क्या दंड दिए जाएंगे। संरक्षक या वाहन स्वामी को 3 साल की जेल और 25,000 रुपया जुर्माना। यह गंभीर धारा है। यदि इसमें पुलिस अधिकारी, परिवहन अधिकारी सख्ती से काम करें तो बनारस, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर जैसे महानगरों में सुबह जो स्कूली बच्चे वो अंधाधुंध गाड़ियां चला रहे हैं, इन सारे लोगों के अभिभावकों को 3 साल की जेल और 25,000 जुर्माना हम करा सकते हैं। इसके लिए आपको चालान करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। धारा 199 के प्रावधानों को गंभीरता से पढ़ना होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। यदि आप टीनएजर्स को गाड़ी चलाने से बचाना चाहते हैं, सड़क दुर्घटना कम करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कोई भी नवयुवक अकाल मौत न जाए, तो आपको इस धारा को पढ़ के इसके तहत चालान करिए। तो पहला काम हो गया कि संरक्षक और वाहन स्वामी को 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना। दूसरा हो गया वो जो निर्जीव गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल का जो पंजीकरण है वो 12 महीने के लिए निरस्त कर दिया जाए, यानी को गाड़ी भी सजा पाएगी, निकल नहीं सकती रोड पर। अब वो कहीं घर में खड़ी रहेगी, गैरेज में खड़ी रहेगी। तीसरा है जो आरोपी किशोर है, वो किशोर क्या करेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे, मैं भी पेरेंटिंग को जानता हूँ, आधुनिक पेरेंटिंग में बाप बनना बड़ा कठिन हो गया। बच्चे सुन के नहीं देते हैं, चुपचाप चोरी से गाड़ी चाबी लेके भाग जाते हैं। तो हम तो जुर्माना जेल जाके बच लेंगे न्यायालय में लड़के, लेकिन इन बालक को 25 साल की उम्र तक डीएल नहीं दिया जाएगा। डीएल की उम्र आप जान रहे हैं 18 वर्ष है, और इनको कब तक नहीं मिलेगा, 25 वर्ष तक, यानी कि 7 साल तक ये गाड़ी नहीं चला सकते। चलाएंगे तो अवैध ड्राइविंग चलेगी, धारा 39 का उल्लंघन माना जाएगा, धारा 3/4 का उल्लंघन माना जाएगा, धारा 181 में इनको सजा दी जाएगी। तो कोई भी बालक जो किशोर हो, प्यारे बच्चों, यदि तुम मेरी बात सुन रहे हो तो लल्ला मान जाओ, गाड़ी न चलाना जब तक तुम्हारा अपना डीएल न आ जाए। नहीं तो तुम तो अपना 7 साल डीएल झेलोगे, मम्मी पापा चाचा ताऊ जेल भी जाएंगे 3 साल के लिए। पैसा तो जो भरेंगे वो तो अलग भरेंगे, जेल का संकट सबसे बड़ी बात, और निकल के आएंगे फिर तुमको वो कूटेंगे कि फिर तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तो मेरी बात मानो बेटा, अगर तुम 18 साल से छोटे हो और तुम्हारे पास लर्निंग भी नहीं है तो कृपया गाड़ी न चलाओ। 16 साल में लर्निंग बनती है, बनवा लो, पापा को पीछे बैठा के चलाओ, खूब मजे से चलाओ, कोई दिक्कत कानून को नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास लर्निंग भी नहीं है और तुम गाड़ी चला रहे हो तो फिर दंड तो पाना है। ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए एमबी एक्ट के साथ और कोई अपराध हो जाए उस किशोर से, जैसे गाड़ी लड़ गई, आदमी का पैर टूट गया, आदमी कोई मर गया, या उससे किसी की संपत्ति का नुकसान हो गया, तो क्या होगा। तो एक्ट की धारा 199A की उपधारा 6 कहती है कि जे अधिनियम सन 2000, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2000 के जो प्रावधान है उनके साथ, उसके साथ सुधार गृह में भेजना, काउंसलिंग करना, बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना, ये सब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये पुलिस अधिकारियों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई किशोर बालक एमबी एक्ट के साथ साथ अन्य अधिनियमों का अपराध करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके साथ जे बोर्ड के सारे प्रावधान लागू होंगे, यानी कि आप उसको बिना वर्दी के उसके साथ रहेंगे, उसके साथ गिरफ्तारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
उसके साथ आप न्यायालय में जाकर उसको बोर्ड ले जाएंगे, उसको सुधार गृह भेजेंगे, उसके माता पिता के सामने उसकी काउंसलिंग करेंगे, तो ये सारे प्रावधान लागू होंगे। इसका अंतिम 199 ख है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अनुमति देती है कि एमबी एक्ट के तहत लगने वाले जुर्मानों को, इन्होंने लिखा है, जुर्मानों को प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ा सकती है। जैसे आप जानते हैं अधिनियम है, इसमें कोई भी संशोधन करना होगा तो संसद जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है एमपी एक्ट, तो संसद जाना पड़ेगा, तो फिर सारी वही की सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तीनों ने पावर 199 ख में दे दी कि यदि केवल जुर्माना बढ़ाना चाहते हैं आप रोड सेफ्टी के लिए, लोगों को थोड़ा और अनुशासन में रखने के लिए, तो आप चाहें तो प्रत्येक वर्ष के दर से 10% जुर्माना बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करिए, रोड सेफ्टी का ध्यान दीजिए, नहीं तो जुर्माना हर साल 10% बढ़ जाएगा। अभी हेलमेट का जुर्माना 1000 है, ये 10% बढ़ गया तो 1100 हो जाएगा, अगले साल ऐसे ही ये बढ़ता चला जाए। तो कृपया यातायात नियमों के संबंध में जो दंडात्मक प्रावधान थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। इन सारे प्रावधानों के बाद बहुत थोड़ा निर्वचन और बचा हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक अवसर आप मुझे और दें, अगले वीडियो में इस पूरे के पूरे एक्ट की अंतिम धारा तक मैं इसके सारे विवरण आप तक पहुंचा दूंगा। तो आपने अभी तक जो हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सर सलामत तो सब सलामत। बहुत बहुत धन्यवाद।